जय श्री राधे। आज हम लोग ज्योतिष पे एकदम बेसिक्स पे बात करेंगे। जैसे बहुत दिनों से हमने मूलभूत सिद्धांतों पे चर्चा शुरुआत किया है। उसके 3 वीडियोस बेसिक पे ला चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो ये 12 हाउसेस में हमारा लग्न चार्ट बटा हुआ होता है उस पर बात करेंगे। कौन सा हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है उस पर बात करेंगे। और जब कोई बर्थ चार्ट आपके सामने आता है तो पहले ही नज़र में आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएं, कैसे उसके धन को समझ पाएं कि कहाँ से किस भाव से धन आने वाला है, कहाँ से उसके सुख को समझ पाएं, भूमि सुख कहाँ से है, वाहन सुख कहाँ से है, वो किस प्रोफेशन में जाए, एक ही नज़र में कैसे आप जान पाएंगे। तो उन बेसिक्स पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो ये 12 हाउसेस में ये बटा हुआ लग्न चार्ट कोई रहे तो कौन सा हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि आपको एक लग्न चार्ट दिख रहा है और ये 1 नंबर की राशि से शुरू होकर बना हुआ है। तो राशि पे चर्चा हमने कई बार समझाया आपको कि 1 नंबर मेष राशि है। ऐसे ही क्रमशः जब हम कंटिन्यूसली देखेंगे तो पहला मेष, नंबर 2 की वृषभ, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, 5 नंबर सिंह, 6ठा नंबर कन्या, 7वां नंबर शुक्र, ऐसे करते करते आप मीन तक पहुंचते हैं। 12 नंबर मीन। और सभी राशियों के राशिपतियों के बारे में भी हमने चर्चा कर रखा है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला का राशिपति जो होता है शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का राशिपति बुध होता है, चंद्रमा सिर्फ एक अकेले राशि का स्वामी होता है जो राशि होती है कर्क, फिर सिंह का स्वामी फिर से सूर्य अकेला होता है, मतलब सूर्य ऐसा ग्रह है जो सिर्फ एक ही राशि को डिनोट करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं धनु और मीन पे। धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है, फिर मकर और आपका कुंभ बचता है जिसका राशिपति शनि होता है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम इन हाउसेस की बात करेंगे तो जो नंबर दिखेगा उस नंबर का एक लॉर्डशिप कौन से ग्रह को है, कौन सा ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो जैसे जब मेष और वृश्चिक की बात करेंगे तो जहां ये 1 और 8 नंबर आपको मिलेगा तो इसका राशिपति आपको मंगल मिलेगा। अभी इसी वीडियो में आगे उसका यूज है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जो राशिपति नहीं समझ पा रहे हैं कि किस राशि का कौन सा राशिपति है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। तो हर राशि का एक राशिपति है। तो कहने का मतलब है अगर ये हमें 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम जान पाएंगे कि इस राशि का स्वामी मंगल है। ये मेष आ गया तो इसका राशिपति मंगल है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा मिल जाए आपको लग्न में पहले ही घर में, ये पहला घर आपका हो गया तो इस पहले घर में अगर 10 नंबर मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि हो गया। मतलब क्या, आपके जो लग्नेश हैं ये लग्न हो गया, आपके लग्नेश शनि हो जाते हैं। यहाँ अभी जो दिख रहा है यहाँ पे लग्नेश आपके मंगल है। तो ऐसे आप समझ पाएंगे। तो ये चीज मैंने क्लियर किया कि आप अपने लग्नेश को समझ पाएंगे। अब बात करते हैं घरों की, कौन सा घर किसको रिप्रेजेंट करता है। जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये आपका पहला घर है। ऐसे ही ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। ऐसे ही जो एक कंटिन्यूअस श्रृंखला आपको दिख रही है ये राशियों को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हैं, साथ में उन क्रमशः रिस्पेक्टिवली उन घरों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये प्रथम घर है तो प्रथम घर जो होता है लग्न में वो आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व कैसे, आपका नेचर कैसा होगा, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, पूरी तरह से ये प्रथम भाव ही डिफाइन कर सकता है आपको। एक बढ़िया ज्योतिषी सिर्फ इस प्रथम भाव को देख के ही, क्योंकि प्रथम भाव का मालिक यहीं पे समझते हुए चलते हैं कैसे आप देखेंगे भविष्य में। अब प्रथम भाव का मालिक जिस भाव में बैठा हुआ आपको मिल जाए, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ मिल जाए, पूरी तरह से आप पूरी लाइफ उस घर से
रिलेटेड संबंधित चीजों से और उस नक्षत्र से, जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा, नक्षत्र का स्वामी होगा, उससे रिलेटेड घरों से पूरी लाइफ आपको जूझना है। आपको उसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में देखना है कि आप उससे भाग नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपका जो लग्नपति है वो चतुर्थ में चला गया, तो कहने का मतलब चतुर्थ भाव किसका है? वाहन का है, आपकी भूमि का है, आपके माता का है, आपके लग्जरी का है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट होती है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पूरी लाइफ आप भूमि, वाहन, मातृत्व सुख, माँ का सुख और लग्जरी, सब चीज का, बढ़िया घर, बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ी, इन सब का सुख आपको मिलता रहता है। अब इससे हट मतलब आपको मिलना है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आपको मिलना है। ऐसे ही जब आपका लग्नेश द्वितीय भाव में चला जाए, तो द्वितीय भाव किसका है? आपके वाणी का है, आपके कुटुंब का है। हमने बताया कुटुंब, संयुक्त परिवार। चतुर्थ भाव आपका वो परिवार है जो आपके साथ रहता है। जैसे आप कहीं बाहर हैं और आपके साथ आपकी वाइफ, आपकी मतलब आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ या ऐसे कोई फैमिली मेंबर आपके साथ रह रहे हैं, तो वो आपका चतुर्थ भाव है। लेकिन द्वितीय भाव क्या है? जिस गोत्र में, जिस कुटुंब में आपने जन्म लिया है, वो पूरा कुटुंब आपका कुटुंब हो जाता है, पूरा परिवार। मतलब जो ही आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते समय जो रिलेशन आपको मिल जाता है, आपके भाई, आपके जो अंकल लोग हैं, चाचा लोग हैं, आपके मौसी और भी अनेक ब्लड रिलेशन में आने वाले संबंधी, सारे वो कुटुंब में आ जाते हैं। तो चतुर्थ भाव जिनके साथ आप रह रहे होते हैं और द्वितीय भाव वो कुटुंब। तो प्रथम भाव को मैंने बताया, प्रथम भाव आपका लग्न, लग्न का पहला भाव, ये पहला है घर। तो प्रथम भाव आपके शरीर को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। लग्नेश जिस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से रिलेटेड चीजें पूरी लाइफ आपको फेस करनी है। अगर ये पहले भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, तो अष्टम भाव पीड़ा है। अभी तुरंत चर्चा करूंगा अष्टम भाव के बारे में। तो कहने का मतलब आप पीड़ा से नहीं भाग सकते हैं। हाँ, ये गुप्त विद्याओं का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। तो अगर आप पूरी लाइफ में रिसर्च के फील्ड में हैं, गुप्त विद्याओं के फील्ड में हैं, तो बहुत बेहतरीन लाइफ आपकी बीतेगी। लेकिन अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं, तो ये अष्टम भाव पीड़ा का भी है, तो आपको पीड़ा देगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रथम भाव इन सब चीजों को डिनोट कर रहा है। ऐसे द्वितीय भाव पे आते हैं। द्वितीय भाव का धन है। कैसा धन है? आप जो धन बैंक में जमा करते हैं, जो आपने धन प्रॉपर्टी गेन की है, जो धन आपने बैंक में जमा किया है, एक्यूमुलेशन वेल्थ, वो वेल्थ आपका द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव आपकी वाणी भी है। आप कैसा बोलते हैं, आप भोजन कैसा करना पसंद करते हैं, आपका परिवार, आप कैसे कुल में, कुटुंब मतलब वही कुल, कैसे कुल में आप जन्म लिए हैं, वो आपका द्वितीय भाव बताता है। ऐसे ही तृतीय भाव पे आते हैं। तृतीय भाव रिलेशन में छोटा भाई है। तृतीय भाव आपका एफर्ट है, आप किस फील्ड में एफर्ट करेंगे, किस फील्ड में अपनी ताकत को लगाएंगे। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है। तृतीय भाव नेटवर्किंग का है। तो जब तृतीय भाव कहीं अच्छे घर में, मान लीजिए 10 में बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो, आपका जो व्यवसाय होगा, आपकी जो फील्ड होगी, मतलब जो आपका फील्ड बिजनेस का या प्रोफेशनल जो आपका ग्रोथ होगा, वो आपके नेटवर्किंग में है, कम्युनिकेशन में है, छोटे भाई के द्वारा है। तो तृतीय भाव आपके, फिर से समझिए, तृतीय भाव के छोटे भाई का है, तृतीय भाव आपके नेटवर्किंग का है, कम्युनिकेशन का है। तृतीय भाव आपके उन एफर्ट का दिखाता है कि जहां पे आप जिस फील्ड में पूरी लाइफ आपको उस फील्ड में वर्क करना है। बात करते हैं चतुर्थ भाव। अभी मैंने एक एग्जाम्पल से जब लग्नेश का बताया, चतुर्थ भाव में बैठेगा, तो हल्का सा चर्चा मैंने कर दिया था। तो चतुर्थ भाव वही वाहन का है, आपकी भूमि का है, आपका घर कैसा होगा। चतुर्थ भाव में कोई बहुत ही अच्छा ग्रह बैठ जाए, बहुत ही अच्छा कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, तो आपका घर बहुत बढ़िया देगा, बहुत बड़ा घर देगा।
चतुर्थ भाव की माता का है, आप अपनी माँ का स्वास्थ्य देखना है, आपकी माँ की हेल्थ कैसी होनी है, चतुर्थ भाव से षष्ठम देख लीजिए। चतुर्थ भाव आपकी माँ का है, चतुर्थ षष्ठम, षष्ठम भाव रोग का होता है। तो माँ का आने वाले दिनों में इस सब पे चर्चा करेंगे। आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव की पुत्र का है, मतलब संतान का है। पंचम भाव आपके कुछ भी जो आप नया सीख रहे हैं। देखिए पुत्र क्या है? एक एक प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज जो हम लोग नया डेवलप करते हैं, कोई भी ज्ञान जो हम नया सीख रहे होते हैं, वो पंचम भाव है। पंचम भाव हमारा पुनर्जन्म के ज्ञान को भी, पुनर्जन्म के हमारे धर्म को भी बताता है। पंचम भाव हमारे उसी से देखिए, पंचम से पंचम आपका भाग्य भाव क्रिएट होता है। यहाँ पे अगर देखने वाली बात है, पंचम से काउंट करेंगे तो नवम भाव पंचम मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये भाग्य भाव है। भाग्य क्या है? आपके पुनर्जन्म कर्मों से बना हुआ, जो कर्म के द्वारा बना हुआ चीज है, वही आपका भाग्य है। तो ये पंचम भाव आपका पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के कर्म है। पंचम भाव का मालिक जिस भाव में बैठ जाएगा, जैसे आप, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए पंचमे से आपका दसम भाव में बैठ गया है और आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। कर्म तो आप खूब कर रहे हैं, तो फिर आप कोसेंगे किसको? ईश्वर को कोसेंगे, खुद को कोसेंगे, परिस्थितियों को कोसेंगे, लेकिन आपका वो पुनर्जन्म का कर्म है जो आपको सफलता नहीं दे रहा है। उपाय करना है, उपाय बताएंगे धीरे धीरे सब चीजों का। तो पंचम भाव आपके प्रेम का है, संतान का है, कुछ भी नया चीज सीखने का है, पुनर्जन्म के कर्म का है। पुनर्जन्म का कर्म मतलब वही, आपने क्या धर्म किया है, कैसा कर्म किया है। पाप कर्म किए होंगे तो उसका परिणाम को मिलेगा, पंचमे जहां बैठा होगा। सत्कर्म किया है तो उसका परिणाम मिलेगा। आप लोग देखते होंगे ना, कुछ लोग जन्म लेते ही, मतलब बाई बर्थ ही बहुत ही नॉलेजबल, मतलब बहुत ही ज्ञानी टाइप के बच्चे मिल जाते हैं, बहुत ही तेज सीखते हैं, गजब की उनके अंदर प्रज्ञा होती है। तो वो जो स्थिति होती है वो यही है, पुनर्जन्म की कहानी है। आते हैं षष्ठम भाव पे। षष्ठम भाव क्या है? षष्ठम भाव सर्विस है आपका। आप किस फील्ड में सेवा करेंगे, कैसा सर्विस देंगे लोगों का। षष्ठम भाव आपका रोग भी है, रिपु शत्रु भी है, ऋण भी है। ऋण वही छोटी बात नहीं है, समझने वाली बात, बड़ी बात है। ऋण वही, एक तो ऋण हम लोग जो बैंक से लेते हैं, किसी और से मांग लेते हैं, एक वही ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरुओं का ऋण, अपने देश का ऋण। तो कोई भी टाइप का ऋण आपको देखना है, अब वो आप अपने स्फीयर को कितना बड़ा सोच सकते हैं, उस पर जाने की जरूरत है। अब जैसे षष्ठम भाव आपके रिपु का है, रिपु शत्रु, बहुत सीमित कर देंगे तो बस अपने पड़ोसी, थोड़ी दूरी के और कोई आपका कंपटीटर, उसको ही मान लेंगे कि मेरा शत्रु है। लेकिन जो आपका शत्रु सही में आपको परेशान किया, सत्य रूप से आपको यथार्थता परेशान किया है, वो कौन है? वही। एक बार मैंने इसकी चर्चा की कर रखी है कि लग्न से षष्ठम भाव और खड रिप की बात होती है। छठवां भाव वही क्यों रिप को मिला? वही काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, जो 6 रिपु की बात हुई है, वही 6 नंबर पे रिप। शत्रु की मैंने चर्चा करी थी, ऋण मैंने बता दिया। तो रोग इससे भी रिलेटेड चीज है। और दूसरी चीज क्या है? सर्विस। आप कैसी सेवा करेंगे, कैसी सेवा देंगे। तो ये षष्ठम भाव है। अब षष्ठमेश जहां बैठा हुआ होगा, आपको उसी फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहिए, तो आपको ग्रोथ मिलेगा। आप अपने लग्न के अनुसार देख सकते हैं कि आपका षष्ठमेश कौन है, कौन सा ग्रह आपका षष्ठमेश है। तो जो ग्रह आपका षष्ठमेश बन रहा है वो किस भाव में बैठा हुआ है। अब षष्ठमेश का 10th भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? 10th भाव आपका बताता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव में, मतलब कैसे, क्या आपका ग्रोथ है फ्यूचर में। तो जब षष्ठमेश ही जाके 10th में बैठ गया, या 10th भाव का मालिक षष्ठ में आके संबंध बना लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी सर्विस में रहेंगे आपको उससे ग्रोथ मिलेगा। आप हाइट पहुंचेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे अपनी सर्विस में। आते हैं 7th भाव, 7वें भाव पे। सीधे आपके लग्न से 7वां, अर्धांगिनी, बहुत ही कॉमन शब्द है ना, पत्नी का। अब सीधे लग्न से 7वां मतलब आपका आधा। क्यों बोला गया? देख लीजिए, स्पष्ट हो रहा होगा। सीधे आपके लग्न से 7वां, 7वां जो आपका क्या है? पत्नी का है, पत्नी के लिए पति का है। 7वां आपके व्यवसाय का भी है,
पत्नी क्या होती है? आपकी एक वो लीगल पार्टनर है। लीगल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लीगल है, वैध है। बहुत सारे रिश्ते आप समाज में लोग बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं होता है। शादी एक वैध बंधन है, एक लीगल सर्टिफिकेट है। इसलिए वो जब भी आपका कोई दोस्त है, और वो जो दोस्त कोई भी है जो आपका सहयोगी है, 7वें नंबर से देखा जाएगा। आप बिजनेस करेंगे, देखिए आप सर्विस करेंगे 6वां नंबर, मतलब जो आप जॉब करेंगे वो 6वां नंबर। 7वां नंबर आप कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, उसके लिए 7वां नंबर देखेंगे। सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है? आपकी पत्नी कैसी होनी है, आपका पति कैसा होना है, ये 7वें भाव से। आपका विवाह कब होगा, उसके सप्तमेश की स्थिति देख के, तो ये 7वां भाव। आते हैं, बात करते हैं, मैं खतरनाक शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन हाँ पीड़ा का भाव है 8वां भाव। 8वां भाव आपका आयु है, आपका कष्ट है, आपकी पीड़ा है, आपका गुप्त धन भी है। एक डाउरी है ना, जो दहेज लोगों को मिलता है पत्नी से द्वितीय। जैसे हमारा धन ये है पहले से द्वितीय, तो ऐसे ही पत्नी का धन सप्तम से द्वितीय 8वां भाव, ये पत्नी का धन है, गुप्त धन, अचानक मिलने वाला वेल्थ है, जो अचानक मिल जाए। जो लोग इजी मनी की तरफ भागते हैं, सट्टा की तरफ भागते हैं, जो चाहते हैं कि अचानक हमको कहीं से पैसा मिल जाए, ऐसे लोग अष्टमेश के भाव से प्रभावित होते हैं। उनका कहीं ना कहीं अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ मिल जाएगा। या जिनको अचानक बहुत ही बड़े धन लाभ के योग बन जाते हैं, अचानक बहुत बड़े धन को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका भी अष्टमेश की स्थिति कुंडली में बहुत बेहतरीन होती है। तो ये अष्टमेश की चर्चा हो गई। मैंने बताया दिया अष्टमेश गुप्त विद्या का भी है, ज्योतिष का भी है। तो एक बार अपनी कुंडली में अष्टमेश की स्थिति जरूर देखें। नवमेश की बात कर लेते हैं। नवमेश आपका भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी है, आपके पिता का स्वामी है, आपके गुरु का स्वामी है। आप कितनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, हायर डिग्रीज को प्राप्त करते हैं। डिग्री शब्द कहना यहाँ पे थोड़ा गलत होगा। ये समझ लें कि जो जिनको हाई लर्निंग है, जिनको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है किसी भी फील्ड का, उनका 9th भाव का मालिक बहुत ही बढ़िया होगा। तो 9th भाव आपके उच्च ज्ञान को बताता है, आपके पिता को बताता है, आपके पूर्वजों को भी बताता है। 9th भाव आपके भाग्य को बताता है, भाग्येश है। 10th भाव में आते हैं। 10th भाव एडमिनिस्ट्रेशन का है। 10th भाव आपकी ग्रोथ को बताता है। जब भी कभी किसी सर्विस में ग्रोथ को देखना हो कि कितनी ऊंचाई पहुंचेगा, तो उसको 10th भाव को देखना चाहिए। 10th भाव कुल मिला जुला के आप कितनी हाइट पे पहुंचेंगे, कितनी ऊंचाई पहुंचेंगे अपने लाइफ में, उस चीज को बताता है। बात करते हैं एकादश की। एकादश 11वां भाव, ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। आप कैसी इच्छाएं रखते हैं, इसका भी भाव है। आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उसका भाव है। 11वां भाव के प्रॉफिट का है, लाभ का है। आप समाज में कितना लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, मतलब सोशली, सामाजिक। 11वां भाव उसका भी है, मतलब आप कितना सोशली हैं, आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा है। 11वां भाव के मित्रों का भी है। 12वां भाव पाते हैं। 12वां भाव मोक्ष का है, व्यय का है। व्यय मतलब खर्चा, किसी भी टाइप का खर्चा। आपका सैया सुख है। जिनको नींद नहीं आती है वो अपने 12वें भाव को देखें। 12वें भाव में किसी पापक ग्रह की दृष्टि होगी, पापक ग्रह बैठा होगा। तो 12वां भाव मोक्ष का इसलिए है, व्यय है। जब यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या करेगा, आपका व्यय अच्छी जगह पे लगाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है, जब आपको सब कुछ, मोक्ष के कई रास्ते हैं ना, लेकिन एक रास्ता तो ये भी है कि जब आप तृप्त हो जाए, अपने आप को एकदम माने कि हाँ मैं फुलफिल हो चुका हूं, वही मोक्ष है। मोक्ष ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद जीते जी प्राप्त किया जाए। और जीते जी क्या, जब आप सुख दुख लग्जरी सब चीजों से ऊपर उठ चुके रहे। तो ये 12वां भाव बताता है कि आप उस चीज की उस स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो एक मैं बहुत विस्तृत तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत ही गहन है। जैसे इसी 12 भाव में ही हम पूरे शरीर के अंगों को भी दिखा सकते हैं। प्रथम भाव चेहरे का है, चतुर्थ भाव आपके वक्ष का है, द्वितीय भाव आपकी दाहिनी आंख है। ऐसे ही
12 भाव को पूरे शरीर के अंग को भी दिखा सकते हैं। आपको किस शरीर के किस अंग में कष्ट है, कौन सा रोग आपको होना है, मतलब इन्हीं 12 भावों से। तो अभी शरीर के अंगों पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत ही सूक्ष्म चर्चा की है इन 12th हाउसों के बारे में। इसको मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना इसको समझे अब आगे नहीं समझ सकते। लेकिन अगर ये 12th भाव पूरा क्लियर हो गया, आप समझ लिए कि 12th भाव की कहानी क्या है, तो आप समझ सकते हैं कौन से भाव का मालिक कहाँ। जैसे मान लीजिए अगर अष्टमेश, अब अष्टम भाव को पता हुआ कि पीड़ा का है, अब अष्टमेश जिस भी भाव में आके बैठ गया, अब जैसे मान लीजिए अष्टमेश आके पुत्र भाव में बैठ गया, पंचम भाव में बैठ गया, तो ये मान के चलिए कि आपको प्रेम से कष्ट, प्रेम जिसको भी प्रेम कर रहे हैं उससे कष्ट, पंचम भाव पुत्र से कष्ट। अब जरूरी नहीं कि आपको पुत्र से ही कष्ट हो, उसके सारे फील्ड है, उस फील्ड में आपको कहीं न कहीं कष्ट, किसी न किसी फील्ड से कष्ट आपको मिलना, पीड़ा मिलना है, ये गलत हो नहीं सकता। पराशरी का ये जो बता रहा हूँ, सब पराशरी का बहुत बेहतरीन सूत्र है। बाद में केपी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजीज के बहुत सारे फील्ड बन गए हैं, लेकिन जो उसका बेस निकालेंगे आप ना, तो उसका पराशरी, सारे ज्योतिष इसी से निकल के आती है आगे। तो अष्टमेश का जिस भी भाव संबंध बनेगा, आपको उस भाव से कष्ट मिलना है। जैसे अष्टमेश आगे द्वितीय भाव में अगर बैठ जाए, तो आपको धन संबंधी समस्याएं, अपने कुटुंब अपने परिवार से समस्या, आप ऐसी वाणी बोल देते होंगे, उसी वाणी से आपको समस्या, आपका भोजन, आप ऐसा भोजन करते होंगे कि आपको भोजन से समस्या, तो ये समस्या बता देगा। और वहीं आपका चतुर्थ भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाए, उस भाव से आपको सुख, क्योंकि ये सुख का भाव है। अब चतुर्थ भाव, अभी आप सोचेंगे चतुर्थ भाव अष्टम में बैठ गया तो कैसे सुख होगा भाई, समझ लीजिए। चतुर्थ भाव अगर अष्टम में चला जाएगा तो क्या आप ज्योतिष पढ़ रहे होंगे या कोई भी गुप्त विद्या के बारे में पढ़ रहे होंगे या कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, तो आपको खूब आनंद आ रहा होगा, खूब प्रसन्न हो रहे होंगे। और अष्टम में चला गया, वही बताया हूं कि गुप्त धन का भी है, कहीं से अचानक धन मिलने का, ये सब का सोर्स मिल गया। लेकिन अब वही है ना कि चतुर्थेश बैठा कहाँ है, जहां बैठेगा उस भाव से आपको सुख मिलेगा। हमारे चतुर्थेश व्यय भाव में बैठ गया, अब व्यय भाव विदेश का भी है, 12वां भाव विदेश का भी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जब घर से बाहर कहीं दूर विदेश में रहेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि सुख का भाव है। कहीं ना कहीं आप घर भी विदेश में ले सकते हैं, चतुर्थ भाव का घर है और ये चला गया विदेश 12वें भाव में। आप व्यय तो बहुत करेंगे, क्योंकि सुख भाव, आप व्यय करेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। बहुत लोग व्यय करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन व्यय करते हैं तो उनको बहुत दिक्कत है, बहुत खर्चा हो रहा है मेरा। लेकिन वही चतुर्थी से अगर व्यय भाव चला गया तो आप व्यय करेंगे, आपको प्रसन्नता होगी, आपको ये पता रहेगा कि कुछ नहीं है, सब पैसा वैसा सब बस वही है कि होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए जिससे अपना काम चले, बाकी सब जो है खर्चा करो, आनंद है उनका, लाइफ प्रसन्न है वो। तो ऐसे लोग विदेश में रह के बहुत खुश रहेंगे, विदेश में घर भी बनाएंगे। ऐसे ही अगर एकादश भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठ जाए, तो ये मान के चलिए पूरी लाइफ आपको उस भाव से प्रॉफिट मिलेगा। जब मान लीजिए एकादश भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, पुत्रों से लाभ, कुछ भी नया वो प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट मतलब क्या, जैसे वो ये पंचम भाव आपका कुछ भी नया चीज बनाने का है, जैसे आप कोई भी नया सर्विस दे रहे हो, नए प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में, तो उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। अच्छा, 11वां भाव का एनजीओ भी है, जो आप समाज सेवा, मैंने बोला था ना, समाज सेवा करते हैं। अब षष्ठम भाव का मालिक जिस भी भाव में बैठ जाए, तो रोग तो है, शत्रु तो है, एक तरह से कष्ट ये भी है, लेकिन सर्विस का भी तो है। तो जिस भाव में बैठ, आप देख सकते हैं ना, उसी भाव से रिलेटेड हमारे सष्टम में जाके सप्तम में बैठ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इससे एक चीज ये प्रमाणित होता है कि पहले तो आप करेंगे नौकरी, लेकिन बाद में फिर कहाँ आएंगे, बिजनेस में, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, सर्विस का है। ये अलग बात है, सप्तमेश की स्थिति देखनी पड़ेगी कि सप्तमेश की स्थिति क्या हो रही है, लेकिन ये मान चलिए कि आपका जो जॉब होगा, और शुरुआत में तो कोई आप नौकरी करेंगे, लेकिन बाद में आपको आना कहाँ पे, बिजनेस में आना है। अब वही सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, सर्विस आप कौन सी करेंगे, आप बिजनेस में कौन सा बिजनेस करेंगे, तो इसको जानना, इसके नीचे एक और चरण है, नक्षत्र को देखेंगे। अब जैसे सप्तमेश है, और सप्तमेश किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र स्वामी को पकड़े। अब वो नक्षत्र स्वामी किस घर में बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। अब छठवें भाव का स्वामी
अब इसमें भी गूढ़ में जाना है, मतलब और इसे गहराई में जाना, उतरना है। तो षष्ठम भाव के स्वामी को पकड़ लें, इसका स्वामी कहां बैठा हुआ है। अब उसके बाद उस भाव के स्वामी के नक्षत्र को पकड़ लें, तो अब नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, तो उसी रिलेटेड भाव में से रिलेटेड आपको सर्विस करनी, बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगा। सर्विस का मतलब थोड़ा ना कि इसे कोई भी सर्विस कर लेंगे आप। तो वही है ना कि देखिए एग्जाम्पल है ना, मैं एक चीज आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे अधिकारी हुए, लेकिन अचानक वो चले गए पॉलिटिक्स में, या बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हुए, बाद में पता चला कि वो बिजनेसमैन बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जहां जाना है वो अपनी डेस्टिनी ले जाएगी, लेकिन अगर आप पहले ही आप जान जाएं कि हमको वहां पे जाना है, तो आप और अच्छी जगह पहुंचेंगे और टॉप पे पहुंचेंगे। टॉप पे मतलब क्या, उसी फील्ड में चलेंगे आप, लेकिन जो आपकी पहुंचने की स्पीड रहेगी वो बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक तरह से आपके 12वां भाव को समझा दिया, और जो एक सूत्र मैं आपको दिया हूं कि इस 12वां भाव के स्वामी कौन कहां पे बैठ रहा है, उससे रिलेटेड अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा, बहुत ही संक्षिप्त चर्चा किया हूं, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत फील्ड है। इतना छोटा फील्ड है नहीं कि 12 भाव को ऐसे ही समझा दिया जाए। ये शरीर के अंग भी बताता है, तो उस पर भी आने वाले दिन चर्चा कर लेंगे। तो ये एक छोटी चर्चा रही आपके लिए 12 भाव को समझने का। 12 भाव समझिए, और आपका कौन सा भाव का मालिक कहां पे बैठा हुआ है, उससे आप अपने भाव को समझिए, और जिनकी भी कुंडलियां आती हैं इसको जरूर अप्लाई करिए, यूज करिए। अब आने वाले दिनों में जो राजयोग की श्रृंखला चल रही है उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और तब आप देखिए, जैसे अब ये वीडियो आपका मिल रहा है आपको, अब डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रहों के बारे में आपको दे दिया जाएगा, तो जो भी नए व्यूवर हैं वो उस वीडियो जरूर देखें, तो उससे समझ पाएंगे कि हाँ ये इस घर का ये मालिक है, इस घर का ये स्वामित्व ये ग्रह करता है। अच्छा, इस घर में अग्नि तत्व है, तो इसमें वायु तत्व है, तो इसमें जल तत्व की प्रधानता है। तो जब बार बार देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, और इसीलिए अष्टम भाव क्या है, रिसर्च का है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं बस ज्योतिष यहीं तक है, हर दिन हर कोई इसको सीख रहा है, और जो इसका एक बुध पा जा रहा है वही अपने आप को, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कोई महान है, लेकिन एक बुध भी इसका जिसको मिल जाए वो रिसर्च का है। ये प्रतिदिन आप ही इसको देखेंगे तो कुछ और तरह से देखेंगे, पता चलेगा। आप नक्षत्र पे जाएंगे, नक्षत्र के बाद उसके उप नक्षत्र स्वामी पे जाएंगे, तो हर दिन ये रिसर्च का है। जब बार बार आप बहुत सारी कुंडलियों को देखते हैं तो कुछ आपको नयापन मिलता है, हर दिन कुछ आप नई सूत्रों को लेके आते हैं। बस यही है ज्योतिष। ज्योतिष पूरी तरह से रिसर्च का है, अनुसंधान का है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस दिया जाएगा, उसको देखिए, ग्रहों को तत्वों को समझिए, भाव के स्वामियों को समझिए। आने वाले दिनों में मैंने बता दिया है वो राजयोगिक श्रृंखला चलती रहेगी, और दिन पे दिन हम लोग गहराई में उतरते रहेंगे। बहुत ही आसानी से ज्योतिष की उस गहराई में आपको ले जाऊंगा, बहुत आराम से आप समझेंगे ज्योतिष को, और खूब प्रसन्न रहिए। और होली का त्योहार है, खूब अच्छे से होली मनाइए, खूब प्रसन्न रहिए। और होली जैसे एक उसकी फिलॉसफी है कि हर जगह पे वही फिलॉसफी है, बहुत आसान है फिलॉसफी देना, कि दीपावली है तो दीपावली में अंधेरा खत्म होकर उजाला आता है, दीपावली है बुराइयों को जलाने का है। देखिए, सुनते सब हैं, समझते भी सब हैं, लेकिन महान वही होता है जो उसका एक्ट अपने जीवन में करता है। बहुत आसान शब्द बोल दिया हूं, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाएंगे इस चीज को। अब बहुत लोग हैं वीडियो शुरू में स्किप कर देते होंगे, अब ये चीज कहाँ उनको मेरा गुड़ अंतिम बोल रहा हूं ना, ज्ञान सबको मिल जाता है। अरे पता है दीपावली में ये होता है कि अंधेरे पे उजाले की जीत है, तो हमें ये करना है वो करना है, एक रिजोल्यूशन ले लेते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, बस वो खत्म हो जाता है। ऐसे होलिका में बोल देंगे लोग, होलिका दहन हुआ, अरे ये तो बुराई मेरी है, मैंने इसको ये मिटा दिया वो मिटा दिया। थॉट्स हैं सबके पास, लेकिन जो वही डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि नहीं मुझे अब अपनी बुराई खत्म करना है, वो आगे निकल जाता है। पर तो वो 6 महीने में कहीं बहुत बढ़िया पोजीशन पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो पिछले 6 महीने, ज्यादा नहीं। देखिए, किसी भी सर्विस की बात कर लीजिए, बड़ी से बड़ी सर्विस, अगर आपके पास एज है, अटेम्प्ट्स हैं, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप 6-7 महीने अपने आप को बदल दीजिए, आप यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने कर्म में लाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो होलिका का जो दहन है, फिलॉसफी देना आसान है। अपनी बुराइयों को खत्म करने का समय है। सारी बुराइयां नहीं, जिन भी बुराइयों को आपको लगता है एक एटलीस्ट एक बुराई हम खत्म कर सकते हैं अपना, वो बुराई कुछ भी हो सकती है। आप कोई गलत चीज का सेवन करते हो तो एक चीज को त्याग करने का आपका समय, मान लीजिए हम इसी को त्याग कर देंगे, नहीं खाएंगे। आप बहुत कटु बोलते हो, यही त्याग कर देंगे, चलो हम अब समाज में निकलेंगे, दोस्त किसी से बात करेंगे तो अच्छा वाड़ी बोलेंगे, अच्छी बात करेंगे। तो कुछ भी चीज जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे देखिए, आप जब उस बुराई को छोड़ रहे होते हैं ना, मान लीजिए आपके अंदर 100 बुराई, आपने एक को छोड़ा तो बचे 99 ना। तो ऐसे धीरे धीरे, पहली बात तो एक छोड़ने का फायदा ये होता है कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा फील होगा, हल्का महसूस हो। अभी आपके पास बोझ ज्यादा है, आपने एक छोड़ा, बोझ कम हुआ, हल्का हुआ, आप फील करेंगे अच्छा, गुड फील करेंगे। तो मेरे अनुसार है वो फिलॉसफी समझिए, और लोग समझते हैं लेकिन समझने से फायदा नहीं है, उसको एक्ट करने की जरूरत है। तो खूब मस्त रहिए और रंगों को एंजॉय करिए। रंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनकी फिलॉसफी को समझते हुए आप लोग सब समझदार, ज़्यादा से फिलॉसफी देना नहीं है मुझे। मैं इतना मानता हूँ कि उतना दर्शन, उतनी जीवन की जीवंतता आप सबको पता है। खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, और आने वाले दिनों में ज्योतिष पे और ही बेहतरीन 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 वीडियो लेके आएंगे। मैंने बताया ना कि मैंने 2 ही कंडीशन आपको दे रखा है, एक आप सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो, बाकी समझना और समझाना ये मेरे ऊपर छोड़िए। जय श्री राधे।